हम सभी जानते हैं कि मध्यम वर्गीय जीवन में एक खास चुनौती होती है, हमारी तनख्वाह। यह तनख्वाह हमें पूरी उम्मीद के साथ मिलती है, ठीक वैसे जैसे पूर्णिमा का चांद आता है। महीनों का इंतजार और फिर एक ही बार में चांद अपनी चमक खोने लगता है, और वैसे ही हमारी तनख्वाह भी महज कुछ दिनों में सिमट कर रह जाती है। कुछ ही दिनों में वह पैसा खर्च हो जाता है और अगले 15 दिन कर्ज की तलाश या बचत से निकाले गए पैसों के सहारे निकल जाते हैं। यह चांद कभी बढ़ता है और कभी घटता है, जैसे हमारी आमदनी और खर्च। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे यह चांद यानी हमारी तनख्वाह लगातार बढ़ता जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारा पैसा सिमटने की बजाय बढ़े और हमारे सभी खर्चों को आसानी से पूरा कर सके? यही वह सवाल है जो हमें वित्तीय स्वतंत्रता और शीघ्र सेवानिवृत्ति के रास्ते पर ले जाता है। यहाँ पर बफेट का एक प्रसिद्ध कथन आता है, यदि आप जीवन में सफलता और समृद्धि पाना चाहते हैं तो आपको दूसरों से ज्यादा चालाक नहीं होना चाहिए, आपको बस दूसरों से ज्यादा अनुशासित रहना होगा। इसका मतलब साफ है कि हर महीने पैसा खर्च करने से बेहतर है कि आप अपने पैसे का सही तरीके से निवेश करें। थोड़ा थोड़ा खर्च कम करके अगर आप अपना पैसा निवेश पर लगाते हैं तो वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और कंपाउंडिंग की शक्ति से कुछ ही सालों में आपकी जीवन शैली बदल सकती है। यह कहानी भी हमें 3 दोस्तों की याद दिलाती है, सुरेश, सुमित और अवि। ये तीनों रामपुर से दिल्ली आए थे, जहां सबकी इंजीनियरिंग की डिग्री तो थी, लेकिन सपने अलग अलग थे। सुमित के मन में हमेशा से अमीर बनने का ख्वाब था और उसका रुझान रियल एस्टेट की ओर था। अवि को शेयर मार्केट में दिलचस्पी थी, जबकि सुरेश सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने की सोच रहा था। सुरेश इन तीनों में सबसे पहले नौकरी पाने वाला था। उसे दिल्ली में 30,000 रुपए का वेतन मिला। सुरेश ने सबसे पहले दिल्ली के शानदार पार्टी कल्चर और शहरी जीवन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसने महीने के अंत तक इस पैसे को खर्च किया और हर हफ्ते पार्टी करने के लिए कहीं ना कहीं घूमता रहा। वह इस नए जीवन के अनुभव का पूरा फायदा उठा रहा था। 23 साल का सुरेश आजादी और मस्ती में डूबा हुआ था। उसके लिए जिंदगी का मतलब बस आनंद लेना था। सुरेश को किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का सामना नहीं था। उसे सिर्फ अपनी जिंदगी और करियर पर ध्यान केंद्रित करना था, और यही उसने किया। कुछ समय बाद उसने अवि और सुमित से अलग रहने का फैसला लिया और ऑफिस के पास एक सोसाइटी में शिफ्ट हो गया। इस नए अपार्टमेंट का किराया 10,000 से 12,000 रुपए था। अब सुरेश का घर उसके ऑफिस से काफी नजदीक था, जो उसकी जिंदगी को और भी आसान बना रहा था। वहीं सुमित और अवि पांडव क्षेत्र के पुराने इलाके में रहते थे, जहां किराया कम था और जिंदगी आसान थी। पांडव क्षेत्र में वे दोनों अपनी जिंदगियों के अगले कदम को लेकर सोच रहे थे। सुमित को शुरू से ही रियल एस्टेट में दिलचस्पी थी। वह एक नई दिशा में अपना करियर बनाने की सोच रहा था। हालांकि पहले 3 से 4 महीने तक उसे नौकरी नहीं मिली, फिर भी वह हार नहीं माना और अपने पिता से कर्ज लेकर रियल एस्टेट में शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। 2009 में 23 साल के सुमित के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन एक सपना था। सुमित ने 10 रुपये की चाय और वड़ा पाव पर गुजारा किया, लेकिन इस दौरान उसने जो जानकारी हासिल की वही उसके जीवन का मोड़ बन गई। उसे समझ में आ गया था कि केवल अपनी नौकरी से पैसे कमाने से उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। उसे सिर्फ एक बड़ा मौका चाहिए था, एक बड़ी खबर और एक बड़ा निवेश। एक दिन उसे यह जानकारी मिली कि अगले 10 से 15 सालों में नई दिल्ली का क्षेत्र बहुत विकसित होने वाला है। यहाँ मेट्रो आने वाली थी और नई दिल्ली के कई हिस्सों में विकास की लहर चलने वाली थी। ओल्ड पांडव क्षेत्र भी इनमें से एक था, जो जल्द ही एक शानदार हब बनने वाला था। यह खबर सुनकर सुमित ने ठान लिया कि अब समय आ गया है जब वह बड़े कदम उठाए। सुमित ने एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करना शुरू किया। हालांकि उनका वेतन बहुत कम था, सिर्फ 15,000 रुपए प्रति माह, लेकिन वह जानते थे कि अगर यह निवेश सही जगह पर किया गया तो इसके परिणाम भविष्य में बहुत शानदार होंगे। कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य शुरू होने वाला था और जमीन आवंटित की जा रही थी।
सुमित ने बिना किसी देरी के अपने पिता से संपर्क किया और उनसे 1 लाख रुपए का निवेश करने के लिए कहा, यह वादा करते हुए कि अगले 10 सालों में यह संपत्ति बहुत बढ़ेगी और इससे वे पूरी तरह से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। भारतीय पिता के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन सुमित की मेहनत और संकल्प को देखते हुए उसने उसे मान लिया। 2011 में सुमित ने अपने पिता से वह 1 लाख रुपए लिया और संपत्ति खरीदी। यह संपत्ति तेजी से विकसित हुई, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल और अन्य सुविधाएं भी शामिल थीं। जैसे जैसे समय बीता, संपत्ति का मूल्य बढ़ता गया। पहले 5 वर्षों में ही उस संपत्ति ने शानदार परिणाम दिखाना शुरू किया। अब सुमित को किराए से 2% की आय मिलनी शुरू हो गई थी और संपत्ति का मूल्य 31,000 हो गया था। इसके साथ साथ उसे 2 लाख का मासिक किराया भी मिलने लगा, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो गई। अब सुमित की नौकरी में भी सुधार हो रहा था और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। उसने साबित कर दिया कि अगर सही जगह निवेश किया जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है, भले ही शुरुआत में कम ही क्यों ना हो। लेकिन सुमित का यह सफर सरल नहीं था, बल्कि यह उस दृढ़ संकल्प और साहस की कहानी थी जो उसे अपने सपने को सच करने के लिए चाहिए था। वहीं दूसरी ओर सुरेश की जिंदगी 2011 में पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह 25 साल का हो चुका था और दिल्ली की आकर्षक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका था। सुरेश को अब शहर की संस्कृति की आदत हो चुकी थी और वह बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी की बड़ी बड़ी खरीदारी करने लगा। सुरेश की सैलरी 50,000 थी और उसकी जिंदगी एक ऐसी राह पर चल रही थी जहां सब कुछ जल्दी चाहिए था। उसने भी वही किया जो उसके सहकर्मी और दोस्त करते थे, एक नई कार खरीदी। 6 लाख रुपए की कार देखकर उसे लगा कि अब समय आ गया है अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाने का। सुरेश का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। महंगी चीजें खरीदना, पार्टियां करना और हर नए अनुभव का आनंद लेना उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन जब वह अपने दोस्तों के बारे में सोचता तो उसे लगता कि सुमित और अवि अब कहीं बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। वह अक्सर अपनी स्थिति पर सोचता था कि क्या मैं उसी जगह हूं जहां मैंने शुरुआत की थी। 11 साल तक नौकरी करने के बाद जब सुरेश 36 साल का हुआ तो उसकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह हो गई। अब सुरेश ने फैसला किया कि वह अपना घर खरीदेगा। वह और उसकी पत्नी एक अच्छे घर की तलाश में थे। पांडव क्षेत्र में एक 3 BHK अपार्टमेंट उन्हें बहुत पसंद आया और इसकी कीमत 90 लाख रुपए थी। अब सुरेश और उसकी पत्नी के पास संयुक्त रूप से 2 लाख रुपए की आय थी, लेकिन बावजूद इसके वे 90 लाख रुपए की संपत्ति एक बार में खरीदने में सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने अपनी बचत से 20 लाख का डाउन पेमेंट किया और शेष 70 लाख रुपए के लिए लोन लिया। इस लोन की EMI 58,000 रुपए प्रति माह बनती थी, लेकिन इस भारी EMI के बावजूद सुरेश ने अपने सपनों का घर आखिरकार खरीद ही लिया। अब जब कागजी कार्रवाई और लोन की प्रक्रिया पूरी हुई और सुरेश ने संपत्ति के मालिक का नाम देखा तो वह हैरान रह गया। दरअसल जिस प्रॉपर्टी को सुरेश ने 90 लाख रुपए में खरीदा था, वह वही प्रॉपर्टी थी जो सुमित ने 2011 में केवल 1 लाख रुपए में खरीदी थी। सुमित ने वही संपत्ति 2002 में 90 लाख रुपए में बेची, जो उसकी कड़ी मेहनत और भविष्य को लेकर किए गए सही निवेश का परिणाम था। सुमित का निवेश अब पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। 2011 में जो पांडव क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र था, वह अब 2002 में पूरी तरह से विकसित हो चुका था। शहर के इस हिस्से में मेट्रो, शॉपिंग सेंटर, स्कूल और अन्य सुविधाएं भी स्थापित हो चुकी थीं। सुमित का रियल एस्टेट में किया गया निवेश अब पूरी तरह से फलित हो चुका था और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र था। सुमित के पास अब नई दिल्ली में 4 संपत्तियां थीं, जिनमें से एक सुरेश ने खरीदी। जब सुरेश ने सुमित से मिलकर उसे बताया कि उसने वही संपत्ति खरीदी है, तो सुमित ने कहा, भाई, मैं 13 साल से रियल एस्टेट में निवेश कर रहा हूं। मैंने नई दिल्ली में तब निवेश किया था जब यहां सिर्फ विकास की शुरुआत हो रही थी। आज यही वह जगह है जहां संपत्ति के मूल्य ने ऊंचाइयों को छुआ है। सुमित ने समझाया कि रियल एस्टेट एकमात्र ऐसा निवेश है
जो मुद्रास्फीति से मुक्त होता है। महंगाई बढ़ने के साथ साथ रियल एस्टेट के दाम भी बढ़ते हैं और किराए की शक्ति भी बढ़ती है। उसने बताया कि इस निवेश से वह अब आराम से रिटायर हो सकता है, क्योंकि उसकी संपत्तियां उसे पैसा कमा कर दे रही हैं। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, यदि आप सोते समय पैसे कमाने का रास्ता नहीं खोजते हैं तो आप अपनी आखिरी सांस तक काम करते रहेंगे। लेकिन सुरेश का हाल ऐसा था कि वह घर की ईएमआई चुकाने के लिए अगले 20 साल तक काम करने की योजना बना चुका था। इस बातचीत के दौरान अवि का जिक्र हुआ। सुरेश ने पूछा, अवि इन दिनों क्या कर रहा है? सुमित ने बताया, उसका खेल थोड़ा अलग है। 2 साल तक सामान्य नौकरी करने के बाद उसे दलाल स्ट्रीट में नौकरी मिल गई है। अब वह वहीं तैनात है। अवि का यह सुनकर सुरेश और सुमित दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ और वे दोनों अवि का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद अवि एक होटल में प्रवेश करता है और उसे देखकर दोनों खुश होते हैं। अवि का सरल जीवन देख सुरेश ने पूछा, तुम कैसे हो भाई? क्या कुछ बदल गया है? क्या तुमने अच्छे पैसे कमाए हैं? अवि मुस्कुराया और शालीनता से जवाब दिया, भाई मैं अगले 5 साल में रिटायर होने वाला हूं। अवि ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया, मेरी पहली नौकरी मुझे एक ट्रेडिंग कंपनी में मिली थी, जहां मैं आईटी तकनीशियन के रूप में काम कर रहा था। वहां मेरा काम कुछ अलग था, लेकिन मैंने इस दौरान शेयर बाजार के कुछ अहम गुण सीखे। मैं अपनी 25% सैलरी का हिस्सा बचाकर निवेश करता रहा। मैंने अपनी बचत के लिए 50-30-20 का नियम अपनाया, यानी अपनी सैलरी का 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और मनोरंजन पर 20% निवेश के लिए रखा। अवि ने कहा, मेरे पास 25,000 रुपये की सैलरी थी, तो मैं 12,500 रुपये अपनी जरूरतों के लिए, 7,500 रुपये इच्छाओं के लिए और 5,000 रुपये का एक हिस्सा एसआईपी में निवेश करता था। इस एसआईपी को मैंने भारत के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में किया, जो सालाना 10 से 12% का रिटर्न देता है। मैंने इस दौरान शेयर बाजार का अच्छा अनुभव लिया और 5 साल तक निवेश किया। इस समय मुझे यह समझ में आ गया कि अगर पैसे का बड़ा रूप से संचय करना है तो स्टॉक्स में निवेश करना होगा। अवि ने बताया, अब मैं अपनी नौकरी के साथ साथ फ्रीलांस वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम करने लगा था। 28 साल की उम्र में जब लोग अपनी यूपीएससी की पढ़ाई या एक अच्छी नौकरी में ही उलझे रहते हैं, तो मैं 3 अलग अलग नौकरियां करके महीने में 1 लाख रुपये से भी ज्यादा कमा रहा था। सबसे पहले मैंने अपनी एसआईपी से जो पैसा कमाया था उसे वापस लिया और शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया। मैंने 2 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश किया और उस स्टॉक पोर्टफोलियो में मुझे औसतन 17% का रिटर्न मिला। अवि ने कहा, यह सोचते हुए मैंने यह भी जाना कि यह रकम जल्दी रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त नहीं थी, तो मैंने एक और फैसला लिया। मैंने निफ्टी इंडेक्स फंड में फिर से एसआईपी शुरू किया, लेकिन इस बार 5,000 की बजाय बड़ी रकम निवेश की। मेरा लक्ष्य था कि 10 से 12 साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपये की रकम जुटा सकूं, जिससे मैं रिटायर हो जाऊं और फिर हर महीने 50,000 खर्च कर सकूं। अवि ने आगे समझाया, इसके लिए मैंने कंपाउंडिंग के साथ 3-2 नियम का इस्तेमाल किया। इस नियम के अनुसार अगर आप हर साल एक निश्चित राशि 10% बढ़ाते हैं तो पहले 7 सालों में आपके पास 50 लाख रुपए हो जाएंगे और अगले 3 सालों में वो 50 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे। इस तरह अगले 2 सालों में आपको और 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। यह कैलकुलेशन बिल्कुल सही था। मैंने अपनी निवेश राशि को 1 लाख रुपए तय किया और उसे कंपाउंडिंग के इस नियम के अनुसार निवेश करना शुरू किया। अवि ने अपने निवेश के परिणामों के बारे में आगे बताया, 5 साल में एसआईपी से 5 लाख कमाने के बाद मैंने शेयरों में 2 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश किया और उसे 17% के औसत रिटर्न पर बढ़ने दिया। इसके बाद मैंने अपनी पूरी रणनीति के आधार पर निवेश बढ़ाया और तय किया कि 10 से 12 साल में मैं 1 से 1.5 करोड़ रुपए का फंड बना लूंगा। आप देख सकते हैं कि अवि ने सबसे पहले यह सोचा कि 12 साल बाद जो 1.5 करोड़ रुपए की राशि दिखाई दे रही है, क्या उसकी असली कीमत महंगाई के चलते उतनी ही रहेगी। उसने इसको ध्यान में रखते हुए भारत की औसत मुद्रास्फीति दर का भी मूल्यांकन किया।
मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद 1.5 करोड़ रुपये का वास्तविक मूल्य केवल 1 करोड़ रुपये रह जाता है, जो उसकी सेवानिवृत्ति के लक्ष्य के हिसाब से पर्याप्त नहीं था। इसलिए अवि ने अपने निवेश की रणनीति को बदलते हुए पहले दिन से ही प्रतिमाह 50,000 का निवेश करना शुरू किया। कंपाउंडिंग के साथ 3-2 नियम का अनुसरण करते हुए अवि ने यह सुनिश्चित किया कि वह अपनी वित्तीय योजना को मुद्रास्फीति से बचाकर 12 वर्षों में 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल कर सकें। इस रणनीति के तहत अवि ने अपनी आय के कई स्रोतों से निवेश करना शुरू किया, जिससे वह सुमित और सुरेश से भी ज्यादा आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए। वहीं सुमित ने रियल एस्टेट में निवेश किया और 36 साल की उम्र में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि रियल एस्टेट में भारी पूंजी की आवश्यकता थी, जिसे सुमित के पिता ने सही समय पर मुहैया कराया। अवि की आय के कई स्रोतों से पैसा कमाने की रणनीति अधिक व्यावहारिक और लागू दिखती है, जो सुरेश ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। अब सुरेश को अपनी घर की EMI चुकानी थी और महंगे स्कूलों में अपने बच्चे का दाखिला कराना था, जिससे उसके पास 20 साल तक काम करने की मजबूरी थी। यह दर्शाता है कि अमीर और मध्यम वर्गीय मानसिकता के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि अमीर लोग अपनी पूंजी का सही उपयोग करके उसे बढ़ाते हैं, जबकि मध्यम वर्गीय लोग उसे खर्च करने में लगा देते हैं। वे जल्दी से अपनी सैलरी का उपयोग हर जगह खर्च करने की सोचते हैं, जबकि अमीर लोग इसे निवेश करने और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के तरीकों में बदलते हैं। आखिरकार यह बात साबित होती है कि अमीर और मध्यम वर्गीय मानसिकता के बीच का फर्क यही है। अगर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको निवेश की ताकत को समझना होगा और अपना ध्यान कंपाउंडिंग के प्रभाव को बढ़ाने में लगाना होगा। इस प्रकार आपके जीवन में सही मानसिकता और निवेश रणनीतियों से ही समृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। अगर आप भी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो अब सही समय है। अवि ने जिस तरह निवेश और वित्तीय रणनीतियों को अपनाया और अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की, आप भी वही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका अमीरी का सपना सच हो, तो डिजिटाइज ड्रीम को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम आपको फाइनेंशियल टिप्स, निवेश रणनीतियां, अमीर बनने से संबंधित ऑडियो बुक और भी बहुत कुछ देंगे, जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है या आप SBI लाइफ में निवेश करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क जरूर करें। हम SBI लाइफ में काम करते हैं और आपकी मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं।